सोचो, आज जब बीटीएस का नाम आता है तो दिमाग में स्टेडियम्स, अवार्ड्स, वर्ल्ड टूर्स और ग्लोबल हेडलाइंस आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये सफ़र ज़ीरो से कैसे शुरू हुआ, तो बहुत से लोग सिर्फ एक शॉर्ट आंसर देंगे, हार्ड वर्क। लेकिन सच ये है, बीटीएस का सफ़र हार्ड वर्क से ज़्यादा रिस्क, रिजेक्शन और पेशेंस की कहानी है। आज पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर हम बात कर रहे हैं उस सफ़र की जहां बीटीएस ज़ीरो था, ना पावर, ना प्रिविलेज और ना ही इंडस्ट्री का ट्रस्ट। जब बीटीएस डेब्यू हुआ, बिग हिट एक छोटी कंपनी थी। इंडस्ट्री के लिए बीटीएस सिर्फ अनदर ग्रुप था जिसका फ्यूचर अनसर्टन था। म्यूजिक शोज पर उन्हें प्राइम स्लॉट्स नहीं मिलते थे, मीडिया कवरेज लिमिटेड थी और कंपैरिजन हमेशा बिग लेबल्स के ग्रुप से होता था, जहां बीटीएस हमेशा अंडरडॉग लगता था। और ये सिर्फ बाहर का प्रेशर नहीं था, अंदर भी सवाल थे। क्या हम काफ़ी हैं? क्या हम यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? सोचो, रोज़ प्रैक्टिस करना, लेकिन कल का कोई प्रॉमिस ना होना। ये वो स्टेज होता है जहाँ ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन बीटीएस ने एक डिफरेंट चॉइस की। उन्होंने ट्रेंड्स फॉलो करने के बजाय अपनी कहानी बतानी शुरू की। उनके लिरिक्स सिर्फ फन नहीं थे, वो पर्सनल थे। यूथ प्रेशर, सेल्फ डाउट, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब बीटीएस के गाने में ओपनली आने लगा। ये रिस्की था। इंडस्ट्री परफेक्शन सेल करती है और बीटीएस इम्परफेक्शन दिखा रहा था। कुछ लोगों ने कहा, ये ज्यादा रियल है। कुछ ने कहा, ये स्टाइल नहीं चलेगा। और सच कहें तो ये सब बीटीएस के अगेंस्ट जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगा। फैंस सिर्फ सुन नहीं रहे थे, रिलेट कर रहे थे। बीटीएस के गाने उन लोगों के लिए बोल रहे थे जो खुद को अकेला महसूस करते थे। और जब कोई आर्टिस्ट तुम्हारी फीलिंग्स को वर्ड्स दे देता है तो वहाँ सिर्फ फैन बेस नहीं बनती, वहाँ कनेक्शन बनता है। लेकिन अभी सफ़र इजी नहीं हुआ था। अवार्ड्स दूर थे, रिकग्निशन स्लो थी और प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ये वो पॉइंट होता है जहाँ या तो ग्रुप अपनी आइडेंटिटी छोड़ देता है या फिर डबल डाउन करता है। और बीटीएस ने डबल डाउन किया। उन्होंने अपनी ऑनेस्टी को और स्ट्रॉन्ग किया, अपनी टीम वर्क को और टाइट बनाया और अपने सपने को और सीरियस लिया। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, ज़ीरो से निकलकर सिर्फ सर्वाइव करना एक बात है, लेकिन ग्लोबल आइकॉन्स बनना बिल्कुल दूसरी बात। जब बीटीएस ने इंटरनेशनल अटेंशन लेना शुरू की, तो ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं थी, ये ग्रेजुअल थी, ऑर्गेनिक थी और सबसे ज़्यादा अर्न्ड थी। लैंग्वेज बैरियर एक बिग चैलेंज था। लोग कहते थे कि इंग्लिश के बगैर ग्लोबल कैसे बनोगे, लेकिन बीटीएस ने अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। उन्होंने प्रूव किया कि इमोशंस को समझने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी नहीं होती। आर्मी से फैन बेस नहीं बनी, वो एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गई। और बीटीएस ने भी कभी फैंस को नंबर्स की तरह ट्रीट नहीं किया। उन्होंने फैंस को जर्नी का हिस्सा बनाया। यही वजह थी कि जब बीटीएस ग्रो कर रहा था तो उनकी फाउंडेशन वीक नहीं हो रही थी, स्ट्रॉन्ग हो रही थी। अवार्ड्स आए, क्रिटिसिज्म भी आया, फेम एक्सप्लोड हुई, प्रेशर भी डबल हो गया। लेकिन बीटीएस ने अपनी वैल्यूज़ नहीं छोड़ी। उन्होंने टीम वर्क को प्रायोरिटी दी। इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी के बावजूद ग्रुप हमेशा पहले रहा। आरएम का लीडरशिप बैलेंस बनाता रहा, जिन स्टेबिलिटी और वार्मथ देता रहा, सूगा डेप्थ और ऑनेस्टी लाता रहा, जे होप एनर्जी और डिसिप्लिन, जिमिन इमोशन और ग्रेस, वी यूनिकनेस और आर्टिस्ट्री, और जंगकुक कंसिस्टेंसी और ग्रोथ। ये कॉम्बिनेशन एक्सीडेंटल नहीं था। इसीलिए बीटीएस सिर्फ पॉपुलर नहीं बना, रिलायबल बना। आज बीटीएस ग्लोबल आइकॉन्स हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ सक्सेस चेज नहीं की, उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया। फैंस का ट्रस्ट, इंडस्ट्री का रिस्पेक्ट और अपना खुद का कॉन्फिडेंस। ज़ीरो से ग्लोबल आइकॉन्स तक का ये सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन की कहानी नहीं, ये प्रोसेस की कहानी है। एक प्रोसेस जहाँ गिव अप ऑप्शन था लेकिन चॉइस नहीं बनी। इसीलिए बीटीएस का सफ़र इंस्पायर करता है, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि अगर आप अपनी कहानी से भागते नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हो तो दुनिया आपकी आवाज़ सुनने लगती है। अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं बीटीएस के सफ़र का कौन सा फेज़ आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। ऐसी ही डीप, ऑनेस्ट और क्यूरियोसिटी ड्रिवन के-पॉप स्टोरी टेलिंग के लिए पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सक्सेस नहीं, उसके पीछे का सफ़र भी समझने की कोशिश करते हैं।